स्वागत है आप सबों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हम ऑलरेडी जो सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू जेकेओपी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो ज्वाइन जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसे वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे। तो स्टेटमेंट आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या पूछा है, इसमें से गलत कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहां दिया हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स PS1 एंड PS2। तो देखिए यही स्टेटमेंट गलत है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होते, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो आंसर तो ये पहले ही सही हो चुका है, आंसर नंबर है। बाकी देख लेते हैं। बोथ एटीपी एंड NADPH आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये कह रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH दोनों सिंथेसाइज होते हैं, ये सही है। फिर है कि स्ट्रोमा लेमिले हैज फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज, ये भी सही है। फिर कह रहा है ग्रैना लेमिले हैज बोथ PS1 एंड PS2, तो ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो ये वाला है, पहला वाला, कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व PS1 PS2। खाली एक होता है, दोनों फोटो सिस्टम नहीं होते। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी यही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें से सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, शीट सेल्स। क्या है सही है? जी नहीं, ये गलत है। उन सेल्स का नाम होता है हेट्रोसिस्ट। क्या नाम होता है? हेट्रोसिस्ट फिक्स करते हैं। ठीक है, फिर है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है। 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगैमी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखते हैं, आइए। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या कह रहा है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो कह रहा है कि दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। तो ये क्या सही? ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। चौथा आ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। कह रहा है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट सैप्रोफाइट कहलाते हैं, गलत है। सैप्रोफाइट नहीं कहलाते, ये डिके और डेड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर सही आ रहा है, हमको करेक्ट ढूंढना था, वो ये है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है प्लाज्मोगैमी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ मैच करना है, तो हम डायरेक्ट मैच करने की यहाँ पे प्रयास करेंगे। पहला दिया हुआ है नाइट्रोकॉकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस और नाइट्रोबैक्टर। और यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन, कहीं डीनाइट्रिफिकेशन लिखा है, कहीं अमोनिया, कहीं नाइट्राइट। तो किसका क्या काम होता है उसको हम लेके चलते हैं। तो नाइट्रोकॉकस क्या करता है? ठीक है, तो नाइट्रोकॉकस का क्या काम है? नाइट्रोकॉकस का काम है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को नाइट्राइट में। किसको कन्वर्ट करता है? अमोनिया को करता है नाइट्राइट में कन्वर्ट। राइजोबियम क्या करता है? ये आपको बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होगा कि कन्वर्जन करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये फिक्सेशन करता ही है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। थियोबैसिलस क्या करता है? थियोबैसिलस का काम है डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए इसका काम क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट। तो इसके सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये नीट का है इसलिए डायरेक्ट यहाँ मैच पूछा गया है। नर्सिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोकॉकस अमोनिया टू नाइट्राइट, और नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फिर इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये ढूंढना है। तो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। पहला कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। तो ये क्या सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, सही है। फिर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज।
तो रोल कहाँ पे आता है ऑक्सीजन का? टर्मिनल स्टेज में एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये भी बात बिल्कुल सही है, आखिरी में होता है बिल्कुल। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब ईटीसी साइकिल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 2 ATP एंड 1 FADH2। तो ये गलत है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH जो है 2 ATP नहीं देता है, 3 ATP देता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो ये जो है आपका गलत हो गया। एंड ATP इज सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स 5, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें गलत आंसर कौन सा है? क्या पूछा है? इनकरेक्ट, वो थर्ड वाला है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी होगा। ओके, बाकी स्टेटमेंट भी अपने आप में क्वेश्चन है, इनको भी याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज। अब फैमिलीज के नाम यहाँ दिए हुए हैं, इनके कुछ मेंबर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनके कुछ मेंबर्स में, इन फैमिलीज जो नीचे लिखी हुई हैं, ये बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं या वायबल रहते हैं, बहुत दिन तक, कई मंथ तक आफ्टर रिलीज भी अपनी वायबिलिटी बना के रखते हैं। तो वो कौन सी फैमिलीज है? रोजेसी लेगुमिनेसी है, पोएसी रोजेसी है, पोएसी लेगुमिनेसी है, पोएसी सोलेनेसी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो आप ये याद रखिए कि ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इसमें 3 फैमिलीज ऐसी होती है, एक रोजेसी होती है, दूसरी लेगुमिनेसी होती है, और तीसरी होती है सोलेनेसी। ये 3 फैमिली ऐसी है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत देर तक वायबल रह सकते हैं, और पोएसी में नहीं होते। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है, पोएसी आ रहा है इसमें, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, तो सिर्फ रोजेसी और लेगुमिनेसी वाला ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर है रोजेसी और लेगुमिनेसी। अगर सोलेनेसी भी लिखा होता तो वो भी सही है, लेकिन सोलेनेसी को पोएसी के साथ लिखा है तो पोएसी इसमें नहीं हो सकता। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको क्या करना है? सही स्टेटमेंट ढूंढना है। आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहला कह रहा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। स्प्लिट जीन मतलब उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में तो ये होता नहीं है, ये तो यूकैरियोट्स में इंट्रॉन एक्सॉन होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इन कैपिंग की बात हो रही है, मिथाइल गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड। तो 3' एंड पे नहीं, ये तो 5' एंड पे होता है, तो ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विथ रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो ये सही है, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से बाइंड करके टर्मिनेट करता है, और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर होता है। ठीक है, डी स्टेटमेंट क्या है? द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू मैसेंजर आरएनए। कह रहा है जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो मैसेंजर आरएनए पे कॉपी हो जाता है। तो कोडिंग नहीं होता है, टेम्पलेट वाला होता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए को कोड करता है, ना कि कोडिंग करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सही वाला सिर्फ ये है कि आरएनए पॉलीमरेज रो से बाइंड करके टर्मिनेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, और सिग्मा से बाइंड करके इनिशिएट करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी मैचिंग है। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स लिखा हुआ है, तो देखिए प्रोटीन में ही पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो ये तो पहले ही मैच हो गया। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, सी डबल बॉन्ड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्टेड रहते हैं? वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और बेसिस किससे कनेक्ट होते हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होते हैं। पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ये किससे बॉन्डेड होते हैं आपस में? मोनोसेक्राइड, वो होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शंस क्लियर हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैच में बहुत से क्वेश्चन इंडिविजुअली बन जाते हैं, और नर्सिंग के क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैचिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ सेल साइकिल फेजेस की बात आ रही है। एस फेज लिखा है, G2 फेज, क्विसेंट फेज और G1 फेज। एस फेज में क्या होता है बताइए? एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। तो कहीं रेप्लिकेशन दिया है, ये दिया डीएनए रेप्लिकेशन, तो एस फेज तो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। ठीक है, G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आपका होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो कहीं लिखा हुआ है? जी हाँ, लिखा हुआ है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, तो इसका ऑप्शन हो गया पहला वाला। ओके, क्विसेंट स्टेज क्या होता है? क्विसेंट का मतलब ही बंद, एक तरीके से स्टॉप स्टेज होता है, तो इनएक्टिव फेज होती है क्विसेंट फेज। ठीक है, फिर G1 फेज, तो G1 फेज से चौथा ऑप्शन बचा, यही होगा, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको पता है माइटोसिस होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है
ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन तो आपका एस फेज में होता है, तो आपको पता है। और इसके बीच का जो फेज होता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का, यहाँ पे क्या कहलाता है G1 फेज। और G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है ये, मैं भी समझा दे रहा हूँ अच्छे से। नाउ अडेज मतलब आजकल, इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट, क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर। तो कह रहे हैं आजकल पॉसिबल है कि आप म्यूटेटेड जीन, जो जीन म्यूटेट हो गई मतलब उसमें बेस पेयर चेंज हो गए, जो कि कैंसर कॉज करता है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय अलाउइंग इट रेडियो एक्टिव प्रोब, उसका रेडियो एक्टिव प्रोब बना के हाइब्रिडाइज कर दिया जाए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो पूरा स्टेप बताया इन्होंने कि अगर आपको जानना है कि कोई जीन म्यूटेट हो गई है और कैंसर कॉज कर रही है, तो उसको रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइज करके ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए इसमें होता क्या है, एक्चुअली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, माइक्रो एरे। अब माइक्रो एरे क्या होता है, माइक्रो एरे में पैरेलल बहुत से प्रोब रहते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, इस तरीके से समझिए कि जैसे एक प्लेट है, ठीक है, और इस पे मैंने जो है मान लीजिए एक जीन है, ठीक है, ये नॉर्मल जीन है। कैसी है, नॉर्मल जीन, ठीक है। तो जीन भी क्या होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए है। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में यहाँ पे लगा दूँ, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पे लगा दूँ और इसको जब इस प्लेट पे भेजूंगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री देख के ये क्या कर जाएगा, इससे बाइंड कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस की बाइंडिंग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेगा, हाइब्रिडाइज हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन को अगर रेडियो एक्टिव प्रोब से रखा जाए तो इसको ऑटो रेडियोग्राफी से देखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां रेडियो एक्टिविटी है, और हाइब्रिडाइजेशन जहां जहां मतलब रेडियो एक्टिविटी होगी मतलब हाइब्रिडाइज हुआ है, जहां नहीं है हाइब्रिडाइज हुआ वहां रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं होगी। अब अगर कोई म्यूटेटेड जीन आ जाती है, म्यूटेटेड जीन क्या होगी, जिसका डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, कहीं पे कोई बेस पेयर चेंज हो गया, तो इसका, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था इसका, तो इस पे जाके ये बाइंड नहीं करेगी क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं मिल रहे हैं। तो जब बाइंड नहीं करेगी तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो हाइब्रिडाइज किससे होना था, रेडियो एक्टिव प्रोब से। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो ऑटो रेडियोग्राफी वो दिखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी प्लेट पे, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, आइए ऑप्शन देखते तो आपको समझ में आएगा। कहना है कि अगर आप प्लेट पे आपने एक नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है, तो नॉर्मल और म्यूटेटेड है तो दोनों में फ़र्क होगा। इसका अगर नॉर्मल का कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया तो ये तो हाइब्रिडाइज कर जाएगा लेकिन ये हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, तो इसकी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो मेन आंसर जो आपका रहेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्यों है, इसमें कह रहा है म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपेयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद इट। तो क्या होगा, जो फिल्म है इस पर म्यूटेटेड जीन दिखेगी ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन की नहीं हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, प्रोब जो था उससे जब कॉम्प्लीमेंट ही नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उसकी विजिबिलिटी भी नहीं होगी क्योंकि रेडियो एक्टिव प्रोब था। जब रेडियो एक्टिव प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो वहां पे वो जीन दिखेगी ही नहीं और ऐसे ही डिटेक्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय। अब डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ बनता है, और आपको पता है ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है। तो कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में, एडिनोहाइपोफिसिस में, कि बोन मैरो में, किडनी में। तो पता होना चाहिए एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन बनता है किडनी में, जहाँ उसकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बनाती हैं। तो इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं, यही पता होना चाहिए आपको जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, यही पता होना चाहिए कि एरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनता है, ये भी पता होना चाहिए कि एरिथ्रोपोएटिन से आरबीसी फॉर्मेशन होता है। और अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है या आर्टिफिशियल किडनी लगती है तो उसमें एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन नहीं बन पाता। ये सब आपको क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बात कर रहा है कॉकरोच के रिस्पेक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट पूछा है कॉकरोच में, ठीक है। तो हम सीधे बात करेंगे जो इनकरेक्ट वाला है। देखिए 10th abdominal सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस, ये भी स्टेटमेंट सही है। हाइपोफैरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी, ये भी सही है, और डी भी सही है। इसमें देखिए आंसर मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट, इसमें आंसर जो है ये बी वाला गलत है। क्यों गलत है और यही इनकरेक्ट है, तो यही हमको बताना है। इसमें लिखा है रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीके, ठीक है, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। तो मिड गट और हाइंड गट के बीच में क्या होता है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं।
मिड गट और हाइंड गट के बीच में गैस्ट्रिक सीका नहीं होता, ये फोर गट और मिड गट के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर मतलब यही ऑप्शन गलत है और यही आंसर है इसका। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही है, इन सबको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के चला आए। ठीक है, कि जैसे इन फीमेल 7th 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनाइटल पाउच, तो ये सही है, तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। सभी ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा इसके, और सभी ऑप्शंस एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेस, ठीक है, शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा एज इज डिस्टिंक्टिव फीचर। तो पूछ रहा है किस फेज में कियास्माटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किस फेज में, तो कियास्माटा कब बनता है और टर्मिनलाइजेशन कब होता है। पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डायकाइनेसिस। सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है डायकाइनेसिस। ठीक है, स्टेजेस आपको पता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन होती है ना, लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, उसके बाद क्या होता है, पैकिटीन होती है, फिर लेप्टोटीन होती है, जाइगोटीन होती है, पैकिटीन होती है, डिप्लोटीन होती है और डायकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो लेप्टोटीन में तो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, और जाइगोटीन में टुगेदरनेस का प्रोसेस होता है। पैकिटीन में आपका लेट पैकिटीन स्टेज पे क्रॉसओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है। कियास्माटा बनता है आपका डिप्लोटीन में और डायकाइनेसिस में इसका टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, डायकाइनेसिस। ठीक है, पैकिटीन इसमें याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसओवर कब होता है। तो क्रॉसओवर जो रिकॉम्बिनेशन होता है ना, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, वो पैकिटीन स्टेज में होता है, वो भी लेट पैकिटीन स्टेज में। ओके, लेकिन आंसर उसका पैकिटीन होता है। इसका आंसर क्या है, डायकाइनेसिस। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सक्कस एंट्रिकस किसके कहते हैं, काइम को, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस या गैस्ट्रिक जूस। तो आपको पता ही होगा, ये होता है इसका आंसर इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसको याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एल्वियोलाई में, मतलब लंग्स के एल्वियोलाई में जहाँ डिफ्यूजन होता है, वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है। पार्शियल प्रेशर हमेशा देखिए mmHg में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, इसको तो आपको याद करना चाहिए ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना रहता है, ज़्यादा ही रहेगा, 104 रहता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसको अच्छे से याद कर लिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा, 104 और 40 का कॉम्बिनेशन रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइजेलिया, लेमुलस, एंसाइलोस्टोमा और पिंकटाडा। तो आपको पता है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको ऑप्शन से मैच कराना है। फाइजेलिस क्या है, फाइजेलिस क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है। ठीक है, लेमुलस क्या है, लेमुलस क्या होता है, ये लेमुलस एक लिविंग फॉसिल है। एंसाइलोस्टोमा क्या है, एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म को कहते हैं। तो पिंकटाडा क्या हुआ, पिंकटाडा हुआ पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए और आपको पता भी होगा। आइए चलते हैं, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन किस में होता है, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग पीसीआर। इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाए बिगिनिंग में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड। तो कौन सा स्टेप पीसीआर का अफेक्ट होगा। तो पीसीआर में आप याद है आपको, पीसीआर में सबसे पहले क्या होता है, डीनेचुरेशन, फिर क्या होता है, एनीलिंग, और फिर क्या होता है, एक्सटेंशन। ये आपको पता है। तो अगर शुरू में हाई टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तो क्या नहीं होगा, तो शुरू का स्टेप नहीं होगा, वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग होने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। टेम्परेचर आप हाई नहीं रखेंगे, डीनेचुरेशन होगा नहीं, डीनेचुरेशन नहीं होगा तो एनीलिंग भी नहीं कर पाएंगे आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लॉस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस। अब पूछ रहे हैं कौन क्या चीज़ जनरेट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस का जहाँ नाम आए, ठीक है, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड, तो ये तो इसी से बाइंड हो गया मैच। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटी लिखा हुआ है, एसिटिक एसिड, आपको याद करने का तरीका बता दे रहे हैं। फिर एस्परजिलस नाइजर है तो उसको याद रखिए, साइट्रिक एसिड से रिलेटेड होता है। और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बचा क्या, तो हो गया ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस याद भी रहने चाहिए, सब पढ़ लीजिए। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट्स रॉन्गली रिप्रेजेंट्स, मतलब इनकरेक्ट बताना है एक तरीके से, इसको कहा है इनकरेक्ट ही समझिए। द नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, तो आपको पता है मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल्स होती हैं, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है स्मूथ मसल के बारे में? पहला, दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल की वॉल क्या स्मूथ वेसल से बनी रहती है? सही है। दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइशेशंस, तो मतलब कोई स्ट्राइशेशन नहीं होते इसमें स्मूथ मसल्स में, ये भी सही है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री थी, ये भी सही है। फिर कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स, मतलब सेल्स ऑफ द मसल्स परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, ये नहीं सही है। इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है वो कार्डियक मसल में होता है, स्मूथ मसल में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पहली बात कह रहा है ऑटो इम्यून, देखिए एक आंसर आ रहा है यहाँ पे ऑटो इम्यून। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, किसको अफेक्ट कर रहा है? न्यूरो और मस्कुलर, नर्व्स और मस्कुलर जहाँ पे मिलती है नर्व्स और मसल्स, लीडिंग टू फैटिग, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये कौन सी बीमारी है? गाउट है, आर्थराइटिस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि माइस्थीनिया ग्रेविस है? अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, ऑटो इम्यून कहा है, तो इसमें से ऑटो इम्यून कौन सी है? ये है, तो वैसे ही आंसर आ गया। और दूसरी बात, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है, तो इसका सही आंसर वैसे भी यही है। ठीक है, और तो ये हो गई ऑटो इम्यून डिजीज, तो ऑप्शन यहीं से हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है जेनेटिक डिजीज, और गाउट और आर्थराइटिस आपको पता है जहाँ पे फ्लूइड में प्रॉब्लम आने लगती है, साइनोवियल फ्लूइड्स में। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इजी क्वेश्चन है लेकिन अक्सर करके लोग इसे गलत कर देते हैं। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, क्या है ए बी, आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और ओ वाले कह देते हैं यूनिवर्सल, किसी से भी रिसीव कर सकते हैं, सॉरी ब्लड। तो पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ये किसी से भी आप ये ब्लड किसी का भी रिसीव कर सकते हैं। और ओ ग्रुप वाले क्या कहलाते हैं? डोनर, है ना, तो ओ वाले क्या कहलाते हैं? डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी वाले किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों कहा जाता है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा। ए बी ब्लड ग्रुप जब होगा उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों प्रेजेंट होंगे। तब दोनों प्रेजेंट होंगे तो एंटीबॉडीज क्या होंगी? इसकी मिसिंग होंगी। एंटीबॉडीज कहाँ बनती हैं? प्लाज्मा में। तो आपको ये ऑप्शन देखना है। तो क्या होना चाहिए इसमें? एंटीबॉडीज एब्सेंट होनी चाहिए, एंटीजन ए और एंटीजन ए प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजन ए, एंटीजन बी इन प्लाज्मा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी पे होता ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए, एंटीजन बी इन प्लाज्मा, ये भी गलत है। और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीजन ए, एंटीजन बी इन प्लाज्मा, तो ये भी गलत है। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। इसमें क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड प्रेजेंस, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस होगा, तो एंटीबॉडी नहीं होंगी और एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आप याद रखिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स हैं, किसी का भी ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती, एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रेजेंट रहता है और प्लाज्मा में होता है। ठीक है, और वो जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, क्योंकि किसी को भी ब्लड ये डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना एंटीजन ए होता है और ना ही एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडीज दोनों की होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पिछली बार मैंने जो वीडियो जनरेट किया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी, उसी का करेक्शन है। ये पूछा था इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन में ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ई क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो इसमें मैंने गलती से एक्सपोनेंशियल बता दिया था, तो एक्चुअली इसका आंसर है बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन था, गलती हो गई। तो बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम ई को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड